तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फेंग बाइयो अपने डिसाइपल के साथ योआ माउंटेन के लिए निकल चुके थे। यहाँ पर फेंग खान तो बस अपने सेक्ट मास्टर की स्ट्रेंथ और रहमदिली के बारे में ही सोच रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि फेंग बाइयो को कोई भी आसानी से हरा नहीं पाएगा, मगर डिवाइन क्लैन के अपीयरेंस की खबर मिलते साथ ही फेंग बाइयो काफी ज्यादा परेशान हो गए। इसका सीधा मतलब ये है कि डिवाइन क्लैन का मसला बिल्कुल भी सिंपल नहीं। जिसके बाद हमें योआ सेक्ट के मास्टर की चेम्बर दिखाई जाती है। फेंग बाइयो बता रहे थी कि फेंग खान ने डिवाइन क्लैन का जिक्र किया। ये मैटर हमारी इमॉर्टलिटी की पाथ और पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इस बात को सीक्रेट रखोगे। एक खबर किसी भी कीमत पर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर मुझे मजबूर होकर तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही इन तीनों ने भी वादा किया कि डिवाइन क्लैन के बारे में वो कोई भी इन्फो लीक नहीं करने वाले। तभी फेंग बाइयो आलस देते हुए कहने लगे कि बाप रे, इमॉर्टल मैंशन वाली ट्रिप तो काफी ज्यादा थका देने वाली थी। खैर, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, उसके बाद मैं सुप्रीम एल्डर के साथ डिवाइन क्लैन की डील को डिस्कस करूंगा। और हाँ, तुम लोग भी अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही फेंग बाइयो ने फेंग खान को एल्डर टियानशिंग से मिलने का हुक्म दिया। वो उससे कह रहे थे कि उनके पास अपनी डिवाइन टेक्निक को जमा कर दो और बदले में अपना रिवॉर्ड भी कलेक्ट कर लेना। जिसके बाद अगले सीन में हमें लोंगशान की चेम्बर दिखाई गई, जहाँ पर लोंगशान कल्टीवेशन में बिजी थी कि उतने में शुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होकर लोंगशान को बता रही थी कि हमारे से एक लीडर फेंग खान को सेफली वापस लेके आ गए। जो सुनते साथ ही लोंगशान भी कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है। शुयू से कह रही थी कि जल्दी चलो सीनियर, मैं तो फेंग खान से मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। मगर लोंगशान उसे समझाने लगी कि फेंग खान अभी अभी वापस आया है, उसे कई सारे ऑफिशियल मैटर्स को हैंडल करना पड़ेगा, तो हम अगर अभी उसके पास गए तो हो सकता है हमारी उससे मुलाकात ही ना हो पाए। जो सुनते साथ ही शुयू का मुंह उतर गया। वो कह रही थी ठीक है, हम बाद में उससे मिलने जाएंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें योआ सेक्ट के इमॉर्टल प्रिजन का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर हम फेंग खान के पुराने दुश्मन जिन शिताई को देख पाते हैं, जो कि फेंग खान को तरह तरह की गालियाँ देकर अपना गुस्सा उतार रहा था। वो कहता है कि इस बार उस कमीने फेंग खान से पीछा छूटने ही वाला था, मगर सेक्ट लीडर खुद जाकर उस पनौती को वापस लेके आ गए। और वो बेवकूफ हुआ तियांडू, वो भी किसी काम का नहीं। अगर उसने मेरी बात सुन ली होती तो हम कब का ही फेंग खान की डायमंड ड्रैगन पिक्चर पर कब्जा कर चुके होते। हाय रे फूटी किस्मत मेरी, वो फेंग खान उधर मजे काट रहा और मैं सजा काट रहा। इधर फेंग खान एल्डर टियानशिंग से मिलने उनके पिक पर पहुंच चुका था। एल्डर उससे कह रहे थे कि फेंग खान, तुम्हारी ये जर्नी वाकई फायदेमंद साबित हुई, तुमने काफी कुछ अचीव किया है। जिस पर फेंग खान जवाब देते हुए बता रहा था कि ये सब तो हमारे सेक्ट के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी। जो सुनकर टियानशिंग भी खुश हो गए, क्योंकि फेंग खान अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट योआ सेक्ट को दे रहा था। वो उससे पूछते कि बताओ फिर तुम अपनी कौन सी टेक्निक और डिवाइन आर्ट सेक्ट के साथ शेयर करना चाहते। तो फेंग खान ने अपनी 29 डिवाइन आर्ट्स और कल्टीवेशन मेथड को एल्डर के हवाले कर दिया। उन आर्ट्स में कई सारी फेमस एबिलिटीज भी शामिल थी, जैसे कि ब्लैक सन कैलामिटी, ग्रेट फायर कैलामिटी, ग्रेट लियो हेवन और ग्रेट सेवरिंग टेक्निक। एल्डर टियानशिंग तो ये देखकर ही हैरान हो गए। वो कहते हैं कि अगर टाइई सेक्ट और लिंगलोंग होली पैलेस को ये बात पता चल गई तो जरूर से हमारे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। जिस पर फेंग खान भी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि उन्हें आने दीजिए, अगर वो नहीं चाहते कि उनकी डिवाइन आर्ट्स कोई और यूज करे तो फिर उन्हें इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस वक्त हम उनसे जो चाहे वो मांग सकते हैं और वो लोग इस हालत में भी नहीं रहेंगे कि हमें मना कर पाए, तो ये हमारे सेक्ट के लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा होगा। उसकी बातें सुनते साथ ही एल्डर टियानशिंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कह रहे थे लड़के, तुम काफी ज्यादा शातिर हो। वैसे आमतौर पर मैं किसी से इम्प्रेस नहीं होता, मगर तुमने एक काम कर दिखाया। खैर, अब मुझे बताओ कि तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या चाहिए। जिस पर फेंग खान कह रहा था कि इस बार हमारे लीडर ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, मैं उनका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकता, इसलिए मैं कोई रिवॉर्ड नहीं लेना चाहूंगा। मेरी तो बस एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मेरी 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन और डिमोनिक ब्लेड को रिफाइन करने में मदद करें। मैं फिलहाल उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जो कि इन ट्रेजर्स को रिफाइन कर पाऊं, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? बस इन दोनों ट्रेजर्स को डाओ आर्टिफैक्ट में बदलना होगा। जिस पर टियानशिंग जवाब देते हुए कह रहे थे कि 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन के फंक्शंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। उसे एक डाओ आर्टिफैक्ट में बदलने के लिए एक इमॉर्टल realm वाले मास्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसके पास कई सौ सालों का ब्लड इसेंस होगा। उसी इसेंस की मदद से हम उस कोल्ड्रन को टेम्पर करते हुए डाओ आर्टिफैक्ट में बदल सकते हैं। मगर तुम्हारे डीमन ब्लेड की बात कुछ और है। ये ब्लेड स्लॉटर करने में स्पेशलाइज है। इसका बस एक ही फंक्शन होने की वजह से इसे रिफाइन करना भी थोड़ा सा आसान होगा। साथ ही मैंने सुना है कि हमारे लीडर फेंग बाइयो ने तुम्हें डीमन गॉड का हैंड दिया था, तो उस डीमन गॉड के हाथ का इस्तेमाल करके मैं अपने 100 सालों
के एफर्ट्स को बचा सकता हूँ। तो चलो फिर बच्चे, देर किस बात की, ब्लड सोर्ड को बाहर निकालो। अब ये सुनते साथ ही फैंगहान ने बड़ी स्टाइल के साथ ब्लड सोर्ड को समन कर लिया और वहीं पर एल्डर टियानशिंग भी बाहर आ चुके थे। वेल, एल्डर टियानशिंग की दो खास बात थी। एक तो ये कि फॉर्जिंग करने में माहिर है और दूसरी ये कि कभी किसी के सामने जल्दी नहीं आते। उस ब्लेड को देखते हुए फैंगहान को बता रहे थे कि ये तो एक टॉप क्लास का स्लॉटर वेपन है, इसकी काफी डीप तक डीमन नेचर पहुंच चुका। साथ ही इस आर्टिफैक्ट का डीमन स्पिरिट भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। तो अब मैं इस ब्लेड को रिफाइन करके तुम्हारे लिए एक सेकंड अवतार फोर्ज कर लूंगा। उस तरह से तुम डिमोनिक ब्लेड को कम्प्लीटली मास्टर कर लोगे। और इस तरह से इस ब्लड सोर्ड की रिफाइनिंग शुरू हो गई। यहाँ पर फैंगहान ने अपना ब्लड ड्रॉप उसमें ऐड कर दिया था। हालांकि ब्लड सोर्ड में मौजूद इवल स्पिरिट इनके कंट्रोल में आना नहीं चाहता था। उस ब्लड सोर्ड ने तो वहाँ से भागने की भी कोशिश की। हालांकि एल्डर टियानशिंग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे जकड़ लेते हैं, जो देखते साथ ही उस ब्लड सोर्ड ने खुद को बचाने के लिए इन लोगों पर कई सारे सेवरिंग स्लैशेस से अटैक कर दिए। तो एल्डर टियानशिंग फैंगहान से कहते हैं कि जल्दी से डीमन गॉड के हैंड को बाहर निकाल लो। तो फैंगहान ने भी फटाफट से डीमन गॉड के हाथ को उनके हवाले कर दिया। यहाँ पर एल्डर टियानशिंग कह रहे थे कि बच्चे, इस प्रोसेस को केयरफुली ऑब्जर्व करना। ये है हेवन एंड अर्थ की डाओ पाथ। जब कोई कल्टिवेटर इमॉर्टल रेल्म पर पहुंच जाए तभी जाकर वो इस पाथ का यूज कर सकता। हम इस पाथ का इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्पिरिट को ग्रेट डाओ आर्टिफैक्ट में बदल सकते हैं। वेल, यहाँ पर फैंगहान तो एल्डर टियानशिंग की पावर देखकर ही हैरान था। उनकी थंडर पावर एक साथ ही इन दोनों आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर रही थी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने इनेट ब्लड जेड का भी इस्तेमाल किया था। वेल, ये पीसेस स्टेलर वॉइड में ही पाए जाते थे, यानी कि एक रेयर मटेरियल था। वहीं पर फैंगहान को यान की आवाज आ रही थी। वो कहता है कि बुड्ढा तो तुम पर पूरी तरह से मेहरबान है। देखो तो तुम्हारी ब्लेड को रिफाइन करने के लिए इसने अपने सबसे पावरफुल मटेरियल का इस्तेमाल किया। साथ ही ये बंदा इस प्रोसेस में अपने एंसेस्टर की भी मदद मांग रहा है। एल्डर टियानशिंग एंसेस्टर से कह रहे थे कि मैं आपका एक वफादार डिसाइपल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेजर को रिफाइन करने में आप मेरी हेल्प करें। मैं इस ईवल को राइचियसनेस में बदलना चाहता हूँ, इस स्पिरिट को डाओ में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। और उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी। यान फैंगहान से कह रहा था, ये देखो एंसेस्टर ने अपनी मदद भेजी। अपर रेल्म में युवा सेक्ट के जितने भी एंसेस्टर मौजूद है वो सभी इस आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि टियानशिंग सिर्फ तुम्हारी खातिर अपने एंसेस्टर की पावर को समन कर रहा। अब तो उनकी प्रिमोर्डियल एनर्जी से ये डिमोनिक ब्लेड बड़ी ही जल्दी रिफाइन हो जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, डिमोनिक ब्लेड एक नए शेप में ढल चुकी थी। साथ ही वहाँ पर बड़ी खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जिससे पूरा की पूरा टियानशिंग पिक शेक होने लगा। और फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और अब यहाँ पर हमें फैंगहान का सेकंड अवतार दिखाया गया, जो कि काफी ज्यादा डैशिंग था। अब जब भी फैंगहान को जरूरत पड़ेगी ये अवतार उसकी मदद करने चला आएगा। और इसी अवतार की वजह से अब ब्लड सोर्ड भी एक डाओ आर्टिफैक्ट में बदल चुकी थी। वेल, यहाँ पर फैंगहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो फटाफट से हवा में छलांग लगाते हुए अपने इस डाओ आर्टिफैक्ट की पावर्स को चेक करने लगा। उसने हवा में न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए थे, जिसके चलते आसमान भी फटने लगा। और इसी से हम डाओ आर्टिफैक्ट की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर फैंगहान तहे दिल से एल्डर टियानशिंग का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर एल्डर टियानशिंग कह रहे थे, बच्चे ये तो मेरा फर्ज था। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे युवा सेक्ट को ग्लोरियस बनाओ। और इतना कहते साथ ही वो अपनी लैंटर्न में दोबारा से वापस लौट गए। फैंगहान भी उनसे वादा करता है कि जो भी युवा सेक्ट के लिए थ्रेड बनेगा वो इसी ब्लेड से उसका खात्मा करेगा। सो गाइस, एल्डर टियानशिंग और युवा सेक्ट के एंसेस्टर की मदद से डिमोनिक ब्लेड अब एक डिवाइन वेपन में बदल चुकी है। जिसके बाद फैंगहान अपने रीइंकार्नेशन पिक पर पहुंच जाता है। आज फैंगहान काफी ज्यादा खुश है। वो यान को बता रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया, कई सारी लाइफ एंड डेथ की ट्रायल्स को पास करने के बाद फाइनली मैंने युवा सेक्ट में अपनी जगह बना ली। जो सुनकर यान भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि एक कल्टीवेटर के लिए टेक्निक, ट्रेजर्स और कंपेनियन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते, मगर तुम्हें तो इन सब के साथ अपना एक घर भी मिल गया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि युवा सेक्ट ने तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया है। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि युवा सेक्ट ने मुझ पर यकीन किया है, तो मैं कभी उन्हें निराश नहीं करूंगा। अगर मैं कामयाब बनता हूँ तो मैं अपने साथ युवा सेक्ट को भी ग्लोरियस बनाऊंगा। और उतने में ही फैंगहान को क्रेन परिंदे की आवाज आई। वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए फैंगहान के पास पहुंच गई थी। वो कहती, मेरे दोस्त फाइनली तुम वापिस आ ही गए। सच बताओ तो मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था। इनफैक्ट फैंगहान भी उसे देखकर खुश हो गया। वो कह रहा था कि हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आती थी, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो मेरे ख्याल से तुम मिस्टिक आर्ट रेल्म पर पहुंच चुकी हो, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। जिस पर वो क्रेन कह रही थी, हाँ बिल्कुल, अगर मेरे पास कोई पावरफुल
एलिक्सर होता तो मैं उसे कंज्यूम करके अपने ह्यूमन फॉर्म को भी अचीव कर सकती थी। तब तक फैंखान की नन्ही दो शुई भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो फैंखान से कहने लगी कि मैं तो कल ही तुमसे मिलने आने वाली थी, मगर सीनियर सिस्टर ने बताया कि तुम बिजी रहोगे। वहीं पर फैंखान भी शुई को वहाँ देख उसका लाड़ करने लगा। वो शुरू से ही शुई को काफी ज्यादा पसंद करता था। वो शुई से कहने लगा कि हमारी क्रेन फेरी ने तो काफी अच्छी तरक्की कर ली। वो बता रही थी कि अगर उसे कोई पावरफुल एलिक्सर मिल जाए तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म को अवेकन कर पाएगी। जिस पर शुई कह रही थी हाँ बिल्कुल, फिर तो काफी ज्यादा मजा आएगा, मैं क्रेन फेरी के साथ खेल भी पाऊंगी। तो फैंखान बताता है कि मेरे पास फाउंडेशन पिल्स तो नहीं है, मगर ये वाला एलिक्सर मैंने हाल ही में रिफाइन किया था। लॉन्गशान तो उस पिल को देखते साथ ही काफी ज्यादा चौंक गई। वो कहते ही फैंखान ये तो टाइसेक की स्पेशल नेसेंट सोल पिल है, आगे चलकर ये तुम्हारे काम आएगी। और मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा कि तुम इसे रिफाइन करना भी सीख गए। जिस पर फैंखान जवाब देते हुए बताता है कि ये काम सिंपल बिल्कुल नहीं था, मुझे इसमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं पूरा एक दिन रिफाइनिंग कर लूँ तो लगभग 300 नेसेंट सोल की पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। इससे ज्यादा तो एक पिल भी एक्स्ट्रा नहीं हो पाती, लेकिन समय के साथ साथ मैं इससे भी बेहतर बन जाऊंगा। जो सुनकर शुई हैरान होते हुए कह रही थी कि तुम ऑलरेडी 300 पिल्स रिफाइन कर सकते हो, और वो भी सिर्फ एक दिन में। इससे और ज्यादा की उम्मीद भी मत करना, यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं पर क्रेन फेरी बता रही थी कि तुमने रिफाइन की हुई पिल काफी ज्यादा टेस्टी थी। तो फैंखान कहने लगा कि अगर तुम्हें पसंद आई है तो ये लो, 2 और पिल कंज्यूम कर लो। अब क्रेन फेरी ने जोश में आकर उन्हें खा तो लिया, मगर उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। वो फैंखान से कह रही थी कि मुझे बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा, शायद मैंने इतनी सारी पिल्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए थी। और उतने में क्रेन फेरी अचानक से ही हवा में फ्लाई करने लगी। उसका अपनी बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, और फिर वो ऑटोमेटिकली एक लड़की में बदल गई। फैंखान के एलिक्सर ने उसे ट्रांसफॉर्म होने में मदद की थी। क्रेन फेरी तो ये देख कर ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगी कि फाइनली मैं भी एक ह्यूमन बन चुकी हूँ। वहीं पर शुई को भी अब एक नई दोस्त मिल गई। उसके तो घर घर खेलने का बंदोबस्त हो गया था। क्रेन फेरी उससे कहने लगी कि अब मुझे किसी को भी अपनी पीठ पर सवार करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर फैंखान उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि अरे हाँ, तुम्हारे तो विंग्स ही गायब हो गए, मेरे ख्याल से तुम दूसरों को उड़ा नहीं पाओगे और ना ही खुद को। जो सुनते साथ ही बेचारी क्रेन फेरी फ्लाई करने की कोशिश करने लगी, मगर अब वो फ्लाई भी नहीं कर पाएगी, कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। अब अगले सीन में हमें समसारा पिक का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर किंग शुई, सीनियर जियालन और फैंखान अपनी अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए डीमन गॉड के हाथ को रिफाइन कर रहे थे। किंग शुई बताती है कि ये डीमन गॉड का फ्लेश एंड ब्लड वाकई किसी सुप्रीम डिवाइन मेडिसिन से कम नहीं होगा। इसे एब्सॉर्ब करने के लिए उस बंदे को अर्थविन से कनेक्ट करना होगा। अर्थविन फायर ही इसे टेम्पर कर सकती। जिस पर फैंखान कह रहा था कि सीनियर, मैं आपकी बात समझ गया। और अब इन लोगों ने अपनी एनर्जी को मर्ज करते हुए उस डिमोनिक हैंड को डाओ में तब्दील करना शुरू कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फ्लो रिलीज होने लगता है। ड्रैगन यान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस हाथ की रिफाइनिंग में इनकी मदद कर रहा था। और फाइनली गोल्डन एनर्जी के एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हमें युवा माउंटेन का जुआनटाई पीक दिखाया गया। वेल, यहाँ पर हम कुछ एल्डर्स को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब थे। वो लोग कह रहे थे कि हमने टाइसेक की नेसेंट सोल पिल को पहले भी देखा है, मगर उसकी क्वालिटी फैंखान के मुकाबले काफी ज्यादा लो लेवल पर है। जबकि टाइसेक के लोग तो हजारों सालों से इस पिल को रिफाइन करते आ रहे, मगर फैंखान की पिल के सामने उनकी हार हो गई। एल्डर ओली कहने लगा कि अगर फैंखान नेसेंट सोल पिल को ढेर सारी मात्रा में बनाता गया तो फिर हमारी मेहनत बच जाएगी, फिर तो हमें रिफाइनिंग करने में इतना ज्यादा वक्त जाया करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, हमारा वक्त भी बचेगा और हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल होगा। जिस पर दूसरा बंदा कह रहा था कि फिर देर किस बात की, चलो उस फैंखान से बात करते हैं। मगर इनका सीनियर कहता है कि फैंखान काफी ज्यादा जिद्दी लड़का है, उसने तो हुआतियांडो के नाक में भी दम करके रखा। वो हुआतियांडो जिससे पूरा सेक्ट घबराता है, मगर फैंखान के सामने वो भी हर बार जलील हुआ। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम फैंखान पर जबरदस्ती करके उससे पिल रिफाइन करवा लोगे? वेल, इस बंदे का नाम था जुंटी जेनरेन। वो कहता है कि फैंखान ने ऑलरेडी डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर को ऑब्टेन कर लिया और अब वो जरूर से 5 एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन आर्ट को कल्टीवेट करेगा। तो क्यों ना हम फैंखान को जैसे तैसे हमारे 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट्स की इंफॉर्मेशन देकर उसे अपने जाल में
फंसाए। जुंटी की आइडिया तो उसके जूनियर्स को भी पसंद आ गई। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि फाई एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन आर्ट काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसे मास्टर करना आसान नहीं होगा। अगर फैंगहान इसे कल्टीवेट करना चाहता है तो उसे प्रचंड मात्रा में फाई एलिमेंट इसेंस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और हमारे अलावा फाई एलिमेंट स्पिरिट रूट्स का लोकेशन और कोई नहीं जानता। तभी जुंटी कहने लगा कि फैंगहान हुआ तियांडू के साथ 10 इयर्स के लाइफ एंड डेथ करार में बन चुका है। फैंगहान किसी भी कीमत पर अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहता। तो मुझे पूरा यकीन है कि फैंगहान हमारा साथ दे सकता है, और इसी तरह से हम उससे ढेर सारी पिल्स भी रिफाइन करवा लेंगे। तो कल सुबह ही फैंगहान से मुलाकात करने के लिए हम रीइंकार्नेशन पिक पर पहुंच जाएंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फैंगहान का घर दिखाया गया। किंगशु उससे कह रही थी कि तुम्हारे नेसेंट सोल पिल की रिफाइनिंग की बात पूरे सेक्ट में फैल चुकी है, तुमने सभी को हैरान कर दिया, और अब कई सारे डिसाइपल्स तुम्हें फॉलो करना चाहते। इनफैक्ट तुम तो उनके लिए इंस्पिरेशन बन गए। सच बताओ तो मुझे तुम पर नाज है। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि सीनियर, इस सफर में आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मैं जो कुछ भी हूँ उसका सारा क्रेडिट आपको ही जाएगा। तो किंगशु जवाब देती हुई कहने लगी कि तुम अपने पोटेंशियल का क्रेडिट खुद को दो, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर पाई। वैसे आज के जमाने में जिस सेक्ट के पास ज्यादा रिसोर्सेस होंगे उसी को पावरफुल माना जाएगा, लेकिन सेक्ट की असली ताकत कल्टीवेशन टेक्निक और डिवाइन आर्ट पर निर्भर करती। इनफैक्ट यही एक फैक्शन की बुनियाद है। तो फैंगहान हर एक छोटे मोटे फायदे पर नजर रख के अपनी कल्टीवेशन को अबैंडन मत करना। जिस पर फैंगहान कहता है, सीनियर, मैं हमेशा आपके गाइडेंस को फॉलो करूंगा। किंगशु से कह रही थी कि तुमने इतना कुछ अचीव किया जिसकी मैंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। इतनी सारी एबिलिटीज होने के बावजूद भी तुम राइचस पाथ को फॉलो कर रहे हो, इसलिए अब उस हुआ तियांडू के साथ निपटने में तुम्हारी ये सीनियर किंगशु ही तुम्हारा साथ देगी। आज के बाद मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। जो सुनते साथ ही फैंगहान किंगशु का शुक्रिया अदा करने लगा, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।